हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके सिलेबस की यूनिट 1 में है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है जीएसटी में, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं हम सब डिस्कस करेंगे इस पीपीटी के। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल इवेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है अंडर जीएसटी। तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर होता है सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। जब सप्लाई हो जाती है, ये पता चल जाता है कि ये सप्लाई हो चुकी है, तो उस सप्लाई के ऊपर जो है हम टैक्स लगाते हैं। सो अंडर जीएसटी सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। फॉर एन इवेंट टू बी कंसिडर्ड अ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी इट शुड मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। एक सप्लाई टैक्सेबल तभी मानी जाएगी जब ये सभी कंडीशंस वो फुलफिल करेगी। पहला, देयर मस्ट बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज में से कोई भी चीज है उसकी सप्लाई होनी बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, वो सप्लाई कंसिडरेशन के बदले होनी चाहिए, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई के अलावा जितनी भी सप्लाई है वहां पर कंसिडरेशन का यानी कि पेमेंट का होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि दैट सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो सप्लाई बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। एंड द फोर्थ इज द सप्लाई मस्ट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। और वो सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए, एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो टैक्सेबल होनी चाहिए अंडर जीएसटी। अब सप्लाई क्या है? सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग: सेल, रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, बार्टर और एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज गिवन इन रिटर्न फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। इट मीन्स ग्रांटिंग राइट्स टू यूज गुड्स एंड सर्विसेज। ये कुछ राइट्स हैं जो दिए जाते हैं पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए। डिस्पोजल, सेलिंग बिजनेस एसेट्स। इनमें से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो सप्लाई मानी जाएगी। अब हम बात करेंगे यहां पर डीम्ड सप्लाई की। डीम्ड सप्लाई वो सप्लाई होती है जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता। देयर आर सम सप्लाईज विच आर डीम्ड टैक्सेबल सप्लाईज। दीज सप्लाईज आर टैक्सेबल, चाहे कंसिडरेशन नहीं होता लेकिन ये भी टैक्सेबल सप्लाईज, ये भी डीम्ड टैक्सेबल सप्लाईज मानी जाती हैं। पहला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। गिफ्ट्स टू एम्प्लॉयज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज पर ईयर, बार्टर और एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। ये सभी सप्लाईज डीम्ड सप्लाईज मानी जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक कंपनी गिफ्टिंग अ लैपटॉप वर्थ 70,000 रुपीज टू एन एम्प्लॉय इज ए टैक्सेबल इवेंट। इस लैपटॉप की कीमत 50,000 से ऊपर है और एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को एज ए गिफ्ट दिया है, तो इसको भी हम टैक्सेबल इवेंट मानेंगे। चाहे ये डीम्ड सप्लाई है फिर भी ये टैक्सेबल इवेंट है अंडर जीएसटी, क्योंकि इसकी कीमत जो है 50,000 रुपए से ज्यादा है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट सप्लाई से टैक्सेबल इवेंट से रिलेटेड, वो आता है एग्जाम्पशंस। कुछ एग्जाम्पशंस हैं, कुछ एग्जाम्पशंस हैं जिनको हम टैक्सेबल इवेंट से एग्जाम्प्ट करते हैं, जो क्वालिफाई नहीं करते एज टैक्सेबल इवेंट। वो कौन? पहला, सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं होती जिन सप्लाईज के अंदर, उनको हम एग्जाम्प्ट मानते हैं। लेकिन इसमें डीम्ड सप्लाईज इंक्लूड नहीं होती। डीम्ड सप्लाईज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डीम्ड सप्लाई यहां पर इंक्लूड नहीं होती, ये अलग होती है उनसे। ट्रांजेक्शंस इन नॉन टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज। ऐसे गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजेक्शंस जो टैक्सेबल ही नहीं है जीएसटी के अंडर, एग्जाम्प्ट है, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। थर्ड, गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड वंस लाइक कंसल्टेंसी। ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज जो टैक्सेबल नहीं मानी जाती जीएसटी के अंडर, तो उसको भी हम सप्लाई, उसको भी हम टैक्सेबल इवेंट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर गिफ्टिंग ए कार टू हिज सन इज नॉट ए टैक्सेबल इवेंट। अगर एक पिता अपने पुत्र को कोई गिफ्ट दे रहा है, कार या कोई और चीज, तो उसको हम टैक्सेबल इवेंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, इस वजह से। नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बारी।
ये एक टैक्सेबल इवेंट है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी टैक्सेबल इवेंट डिस्कस किए वहां पर जो सप्लाई कर रहा होता है, यानी कि जो सप्लायर होता है, उसके लिए टैक्सेबल होता है वो, लेकिन यहां पर रिसिपिएंट के लिए है ये। इन सम केसेस रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस हायरिंग अ लॉयर, एक बिजनेस जिसने एक लॉयर को हायर किया है, यहां पर रिसिपिएंट बिजनेस है, लेकिन लायबिलिटी जीएसटी को पे करने की उसकी ही बनेगी। सेकंड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहां पर इंपोर्टर पे करेगा जीएसटी। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताऊंगी, कई बार कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर सप्लायर तो जो होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता अंडर जीएसटी, लेकिन जो रिसिपिएंट होता है वो रजिस्टर्ड होता है अंडर जीएसटी। तो उन केसेस के अंदर भी जो रिसिपिएंट होता है वो पे करेगा जीएसटी, उसके लिए टैक्सेबल इवेंट होगा वो, ना कि सप्लायर के लिए। अब हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई की, जो एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 रेफर्स टू द लोकेशन, ये वो लोकेशन है वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कंसिडर्ड टू हैव अकर्ड फॉर टैक्स पर्पज। प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होती है, वो लोकेशन होती है जहां पर सप्लाई एग्जैक्टली की जाती है गुड्स की या सर्विसेज की। और प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इससे ये पता चलता है कि कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है, यानी कि विद इन द स्टेट हुई है, या फिर वो इंटर स्टेट है, बिटवीन द स्टेट है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि सीजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी पे करना है, या फिर आईजीएसटी पे करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्स्ट, इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल, इससे पता चलता है कि कौन सा जीएसटी पे करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई का पता लग जाता है तो ये पता चल जाता है कि जीएसटी पे कौन सा करना है। क्या वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है जहां पर हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी पे करना है, या वो इंटर स्टेट सप्लाई है जहां पर हमें आईजीएसटी पे करना है। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई की मदद से डबल टैक्सेशन या टैक्स कैस्केडिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी अवॉइड की जा सकती है। इट इंश्योर्स दैट सब प्लेस ऑफ सप्लाई से पता चल जाता है कि जो टैक्स है वो उस प्लेस पर लगना है जहां पर एक्चुअल कंजम्पशन हुई है, जो कि जीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जिस स्टेट के अंदर चीज को कंज्यूम किया जाता है उसी स्टेट की गवर्नमेंट को वो टैक्स मिलता है। नाउ द नेक्स्ट, रेगुलेट्स टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस ऑफ सप्लाई के ये भी इंपॉर्टेंस है कि इससे पता चल जाता है कि जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना है, कितना स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डिटरमाइंस द कंप्लायंस एंड फाइलिंग रिक्वायरमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई हेल्प्स द बिजनेसेस इन डिटरमाइनिंग द वेयर दे नीड टू, उनको रजिस्टर कहाँ करना है, उनको जीएसटी रिटर्न्स कहाँ फाइल करनी है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है ट्रांजेक्शन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द आईटीसी अवेलेबिलिटी। अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई करेक्टली पता है तो इससे हम आईटीसी बहुत स्मूथली क्लेम कर पाते हैं और डिस्प्यूट्स भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसेस टैक्स इवेशन एंड स्ट्रेंथन्स द कंप्लायंस। इससे हम टैक्स इवेजन, यानी गवर्नमेंट को फायदा है, टैक्स इवेजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स जो है यहाँ पर प्रॉपरली क्लासीफाई की जा सकती है कि दिस ट्रांजेक्शन इज विद इन द स्टेट और इट इज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिससे टैक्स लॉज जो है वो इजीली हम फॉलो कर सकते हैं और पेनल्टीज को अवॉइड। नाउ, ये प्लेस ऑफ सप्लाई अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेजरली: प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। एक ऐसे गुड्स जिनकी मूवमेंट होती है और एक ऐसे गुड्स जिनकी मूवमेंट नहीं होती। पहले हम बात करेंगे जहां पर सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर सप्लाई ऐसे हो रही है जहां पर गुड्स मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो लोकेशन जहां पर गुड्स को डिलीवर किया गया है टू द रिसिपिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिल्ली का सेलर है, उसने शिप किए हैं गुड टू द बायर इन मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मुंबई माना जाएगा और ये एक इंटरस्टेट सप्लाई होगी। When the goods are supplied but not movement is involved,
अब एक ऐसी सप्लाई जहां पर गुड्स सप्लाई तो है लेकिन मूवमेंट नहीं हुई उनकी, जैसे यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो होगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं होती वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है लोकेशन ऑफ गुड्स, वो लोकेशन गुड्स की जहां पर वो डिलीवर किए गए हैं। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिस टाइम डिलीवरी हुई थी उस टाइम पर गुड्स कहाँ थे। कई बार ये होता है कि सप्लायर के प्लेस पर ही डिलीवरी हो जाती है, तो उस केस में हम उसी को मान लेते हैं कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। कई बार रिसिपिएंट के प्लेस पर डिलीवरी होती है, तो यहाँ पर मेन है कि जिस टाइम पर डिलीवरी हुई थी उस टाइम पर लोकेशन क्या है उन केसेस में जहां पर गुड्स मूव नहीं करते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ए मैन्युफैक्चरर इन गुजरात सेल्स मशीनरी टू ए बायर इन गुजरात एंड द बायर पिक्स इट अप फ्रॉम द सेलर्स फैक्ट्री। लेकिन यहाँ पर सेलर की फैक्ट्री के अंदर डिलीवरी हुई है, उससे बाहर गुड्स निकलने से पहले ही रिसिपिएंट खुद वहीं पहुंच गया, बायर खुद ही वहीं पहुंच गया कि मैं यहीं से मशीन उठा लूंगा, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ही माना जाएगा। चाहे वो बायर किसी और जगह का था लेकिन जब उसे गुड्स लेने थे तो वो सेलर की प्लेस पर ही आ गया था, तो यहाँ पर लोकेशन जो था डिलीवरी के टाइम पर वो सेलर का प्लेस था, सप्लायर का प्लेस था, तो उसी को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आता है एक और केस, ये आता है व्हेन गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट अ साइट। तब उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, यहां पर उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पर वो गुड इंस्टॉल हुए या असेंबल किए गए। जैसे एक कंपनी है दिल्ली की, उसने सप्लाई की और इंस्टॉल की एक मशीनरी फैक्ट्री में जो पंजाब में थी, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब माना जाएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट, गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड और वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रेन। जब गुड्स बोर्डिंग में डाले जाते हैं किसी वेसल में, एयरक्राफ्ट में या ट्रेन के थ्रू वो जा रहे होते हैं, किसी व्हीकल में जा रहे होते हैं, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर गुड्स को ऑन बोर्ड यानी कि वहां जहां पर गुड्स को लोड किया जाता है जिस प्लेस पर। जैसे कोई फ्लाइट है जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही है, गुड्स को दिल्ली में लोड किया गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा क्योंकि जहां पर लोडिंग हुई है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। अब है, अभी तक हमने गुड्स के बारे में पढ़ा प्लेस ऑफ सप्लाई में, हम बात करेंगे सर्विसेज की कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज कौन कौन सी हैं। जनरली ये रूल है कि सर्विसेज के केस में जो रिसिपिएंट का लोकेशन होता है, अगर उसकी जानकारी सप्लायर के पास हो, अगर रिसिपिएंट के लोकेशन की प्रॉपर जानकारी है, इफ इट इज नोन, तो माना जाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन है। लेकिन इन केस अगर वो नोन नहीं है, इन अदर केसेस सप्लायर की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है सर्विसेज की केस में। लेकिन यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो जनरल रूल से अलग हैं, वो बताते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। जैसे कोई सर्विसेज है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, जैसे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट तो अपने आप में एग्जाम्प्ट है, उसको तो हम वैसे भी नहीं मानेंगे जीएसटी के अंडर। उसके अलावा होटल बुकिंग है, रेंटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, यहां पर जो प्रॉपर्टी की लोकेशन होती है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, यहां पर भी वही लोकेशन जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कुरियर के थ्रू आ रहे हैं, लॉजिस्टिक सर्विसेज के थ्रू कोई गुड्स आ रहे हैं, तो वहां पर रिसिपिएंट के लोकेशन को अगर वो रजिस्टर्ड है, अदरवाइज जहां पर गुड्स को उन्हें हैंड ओवर किया जा रहा है उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, कोई पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो जहां से पैसेंजर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंटरनेट सर्विसेज की बात अगर की जाए या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात की जाए, तो यहां पर जो रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस होता है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसकी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। इंश्योरेंस सर्विसेज, यहां पर भी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर वो रजिस्टर्ड है तो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी की प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये लास्ट टॉपिक है इस पीपीटी का। अगर इंपोर्ट हुआ है तो वहां पर जो रिसिपिएंट का लोकेशन है उसको हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। एक्सपोर्ट के केस में
आउटसाइड इंडिया की लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, और लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उस पर 0% जीएसटी होता है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वेट फॉर माई नेक्स्ट पीपीटी फॉर जीएसटी। थैंक यू।